सब मीटिंग के सभी पॉइंट्स डिस्कस हो गए। तब तनु ने एक इम्पोर्टेंट न्यूज देकर सभी को चौंका दिया। उसने कहा, आज मिस्टर काली यहाँ है। ये आज किसी के भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं ये ओबेरॉय होटल का पूरा दायित्व इन्हें सौंप रही हूँ। सभी चौंक कर तनु को देख रहे थे। अरुण, जो तनु के बगल में ही बैठकर मीटिंग के पॉइंट्स नोट कर रहा था, उसने धीरे से कहा, तनुजा मैडम, पर आप जानती है ना, काली सर काफी समय से सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए थे और तेज सर का इतना नुकसान पहुंचाने के बाद तो इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तनु ने बगैर अरुण की बात सुने पेपर्स पर साइन करके पेपर्स काली की ओर बढ़ा दिए। काली अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसे सोच में मगन देखकर तनु ने कहा, आप समय ले सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आज की मीटिंग मैं यहीं खत्म करती हूँ। सभी धीरे धीरे वापस चले गए थे। अब सिर्फ अरुण, काली और तनु वहां रह गए थे। काली ने तनु के हाथों में पेपर को वापस देते हुए कहा, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस रखो। तनु ने अपने तीखे शब्दों में कहा, यही तो चाहते थे ना आप मेरे पति से, पर आप नहीं जानते थे ये सब उन्होंने मेरे नाम कर रखा है। आपने गलत व्यक्ति पर हमला करवाया। मुझसे मांगा होता तो शायद आपकी मदद कर देती। तनु ने फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ले लीजिए इसे, बस अब मेरे तेज को कुछ मत कीजिएगा। और आपने जो किया आप ही बताइएगा, मैं आपको क्या सजा दूं। पहले बहुत सोचा पुलिस को आपका नाम बता दूं। माफ करना तो नहीं चाहती थी, पर उस दिन आपके कारण ही सही, पर मुझे मेरे तेज वापस मिल गए। एक तरफ शोभा जी थी और दूसरी तरफ आपका किट्टू। बस आपके लिए यही सजा है। मेरा ये होटल जिसे मैंने आपको दे दिया है, अब इसे आपको देखना है एक सजा के तौर पर ही सही। इसे संभालिए, बाकी की सजा आप डिसाइड कीजिए। मुझे आगे से आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। खंडाला की प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वही तेज का सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। तनु आगे बढ़ी, पर अरुण अभी भी सोच में मगन था। काली ने तनु का रास्ता रोकते हुए कहा, प्लीज रुको, ये पेपर रखो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस समय मैं लालच में अंधा हो गया था, पर रिश्ते निभाना आता है मुझे। तुमसे रिश्ता जोड़ा है जिसे मरते दम तक निभाऊंगा। तुम्हारे इस होटल के लॉस को प्रॉफिट में बदल दूंगा, पर मुझे माफ कर दो। रिश्ता खत्म मत करो, कोई और सजा दे दो। तनु ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक, तो सारे काले धंधे यहीं छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा भाई गुंडों में गिना जाए। बोलिए, छोड़ेंगे सब कुछ? काली ने भी साथ बढ़ते हुए कहा, हाँ, पर तुम मुझे माफ कर दो और हमेशा मेरी बहन बनी रहना। तनु ने हाँ कहा। काली ने सारे पेपर्स अरुण को थमाए और तेजी से वहां से निकल गया। आज शायद बहुत बड़ी सजा की कीमत सिर्फ उसका अच्छा होना लगाया गया था। तनु भी गहरी सांस लेकर अरुण को सारी बातें समझाते हुए पहाड़ी की तरफ निकल गई। अरुण ने तनु की ओर देखा, फिर मार्गरिटा को तनु के लिए नाश्ता और जूस भेजने कहा। तनु ने घर पर ही ऑफिस बना लिया था और सारे काम वो घर से ही देख रही थी। पहाड़ी पर जाकर तनु को मोहित की भेजी वीडियो याद आई, तो उसने वीडियो को देखा। वीडियो देखकर तनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे यकीन था तेज ठीक हो जाएगा। आज उसकी पहल देखकर कितना सुकून आया था वो ही जानती थी। वो दादाजी की तरफ भाग कर गई और मोहित का भेजा वीडियो उन्हें भी दिखाया। आज वहां तो जैसे खुशियां ही आ गई थी। तनु कुछ देर बाद अपने रूम में आई और अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चों का चेहरा सबसे पहले आपके पापा ही देखें। फिर मुस्कुराते हुए तेज के ख्यालों में खो गई। उधर दिल्ली में प्रीति के घर में प्रीति ने आश्चर्य से विक्रम को देखा, जो अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। दरवाजा गुरप्रीत जी ने खोला। वहां विक्रम के साथ प्रीति को देख खुशी से उन्हें अंदर आने कहा। विक्रम और प्रीति के अचानक आने से उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं। अंगद जी भी आ गए थे। विक्रम ने झुककर दोनों के पैर छुए और उनकी शंका को दूर करते हुए कहा, वो माँ ने पग फेरे के लिए कहा था तो मैं प्रीति को यहाँ ले आया। कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेगी, फिर काठगोदाम जाएंगे। कुछ देर बातें करके ही विक्रम वहां से चला गया, पर सैकड़ों सवाल अभी भी प्रीति और विक्रम के मन में थे, जिन्हें उन्हें ही दूर करना था। बाहर आकर विक्रम ने फिर अपने आदमियों को फोन लगाकर पूछा, क्या अपडेट है? विक्रम के आदमियों ने कहा, सर फोटोग्राफर मिल गया है, पर कुछ उगल नहीं रहा है। उसने किसी के कहने पर वीडियो बनवाया और फोटो खींची और प्रीति मैडम पर हमला किसी रवि नाम के आदमी ने किया था, पर वो अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया है। विक्रम ने कहा, जल्द से जल्द पता करो
यदि वो सीधे ना बताए तो टेढ़ा तरीका अपनाओ और उस रवि को भी पकड़ो। आखिर वो किसके कहने पर प्रीति को मारने वाला था? प्रीति अभी भी विक्रम के बारे में ही सोच रही थी। थके होने का बहाना करके वो अपने रूम में आई और मन में कहा, रब जी, क्या है विक्रम जी, मैंने जो पागलपन किया उसे भूल गए? सच में मैं समीर को देखकर कैसे पागलों की तरह भागती गई, मुझे याद ही नहीं रहा। उसने उस दिन मेरे साथ कितना बुरा किया था, फिर मैं कैसे भूल गई? शायद मुझे समीर को भुलाना ही होगा, पर मैं एक और बार समीर को मिलकर पूछना चाहती हूँ कि क्या वो भी मुझे चाहता है। आखिर वो मेरा प्यार है। पर रब जी, विक्रम जी सच में अच्छे हैं। यदि मम्मी पापा को भनक भी लग गई, मैं अभी भी समीर के बारे में सोचती हूँ तो पता नहीं इस घर में क्या होगा मेरा। दिल्ली में प्रीति अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई अपने रूम में ही बैठी थी। गुरप्रीत जी उसके पास आई और बोली, मीडिया में फैली खबर से हम सच में बहुत डर गए थे, पर वो सब क्या था हमें नहीं पता था। पर जब राजवीर ने बताया कि शायद तुम्हारी शादी के बाद किसी ने फोटो खींचकर मीडिया में डाल दी थी, बस हमें इस बात का बुरा लगा कि तुमने शादी के बारे में हमें नहीं बताया। यदि तुम बताती तभी हम विक्रम से शादी के लिए मना नहीं करते। वाकई बहुत अच्छा लड़का है और बहुत संस्कारी भी है। क्या हुआ दोनों अलग अलग धर्म को मानने वाले हो, पर सच कहूँ तुम दोनों की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी जैसी है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उससे बोली, चलो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। फिर सभी मिलकर खाना खाने लगे। अंगद जी थोड़े नाराज दिख रहे थे, पर विक्रम के स्वभाव के कारण शायद वो ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे, वो जानते थे। खाने के बाद गुरप्रीत जी प्रीति से बोली, कल हम मार्केट चलेंगे। अब तो शॉपिंग तुम्हारी शादी के समय नहीं की, वो हम मिलकर कंप्लीट करेंगे। और विक्रम कब लेने आ रहा है तुम्हें? प्रीति ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा है कुछ दिन रह लेना, फिर मैं बताऊंगा तब आएंगे। सोचती हूँ कुछ दिन यहाँ रह जाऊं। गुरप्रीत जी खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर पग फेरे में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं। तुम एक काम करो, 2 दिन के बाद उसे बुला लो। फिर गुरप्रीत जी चली गई। प्रीति परेशान थी, अपने दुपट्टे को उंगली में लपेट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो विक्रम को कैसे समझाएगी, और पता नहीं विक्रम उसे लेने आएंगे कि नहीं। उधर विक्रम डॉक्टर स्मिथ से तेज की पूरी खबर लेने में लगा हुआ था। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर स्मिथ की दी हुई दवा तेज पर असर करने लगी है। उसे मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर स्मिथ से बात करने के बाद विक्रम नीचे खाना खाने आया तो साधना जी ने विक्रम से पूछा, तुम बहू को कहाँ छोड़ा है? तुम तो उसे कोई गिफ्ट दिलाने ले गए थे ना, फिर ऐसे कैसे अकेले वापस आ गए? विक्रम ने बहाना बनाते हुए कहा, वो प्रीति को थोड़े घर की याद आ रही थी तो मैंने सोचा उसे घर छोड़ दूं। सॉरी, अब से पूछा नहीं। साधना जी खाना खाते हुए बोली, वो कोई बात नहीं हुई, बस कल जाकर ही उसे ले आना। अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो, फिर तो तुम काठ गोदाम चले ही जाओगे और हमारा साथ रहना नहीं हो पाएगा। विक्रम ने धीरे से सिर हिला दिया। खाने के बाद अपने रूम में आया तो आज उसे अपना रूम बहुत खाली लग रहा था। वो प्रीति को वहां छोड़ तो आया था, पर अब उसकी नजर रूम में गई तो उसे लगा जैसे रूम अधूरा है। उधर विक्रम के घर में सुधा लगातार किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। कर वो पलंग पर बैठ गई। उसका फोन वापस बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा, फिर हेलो कहा। वहां से घबराई हुई आवाज आई, मैडम, विक्रम सर के आदमी मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से छुपा हुआ हूँ। सुधा ने अपने आप को बेड से टिकाते हुए बड़ी अदा से कहा, तो अब छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हें उन लोगों के सामने आ जाना चाहिए। वहां से रवि ने फिर कहा, आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? आप जानती है ना, एक बार यदि मैं उनके हाथ लगा तो विक्रम सर के आदमी मेरा कचुम्बर निकाल देंगे। विक्रम सर ने तो मुझे खुद ही देखा था जब आपने मुझे प्रीति को मारने के लिए भेजा था। यदि मैं पकड़ा गया तो किसका नाम लूंगा? सुधा ने हड़बड़ाते हुए कहा, किसी का भी नाम लेना, पर मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शिमला में जो हमला हुआ उसके लिए तो राणा जी का नाम लगा देना, किसी को पता नहीं चलेगा। और मीडिया में फैली खबर के लिए तुम्हें तो पता ही है किसका नाम लगाना है, पर याद रखना मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। उनसे छुटने के बाद पैसे तुम्हारी बताई हुई जगह पर पहुंच जाएंगे। रवि ने फिर कहा, जब उसके आदमी मुझे जिंदा छोड़ेंगे तभी तो मैं पैसे लेने आऊंगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। सुधा ने खींचते हुए कहा, और यदि मैं इस काम के लिए तुम्हें दुगना पैसा दूं तो? रवि ने झट से कहा, वैसे तो आपके इस काम में जान का खतरा है, पर आप तो जानती हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। वैसे विक्रम सर के आदमी मेरे घर के बाहर ही
2 दिन से जमे हुए हैं। मैं अपनी झलक दिखला ही देता हूँ। काम होने के बाद मुझे पूरे पैसे चाहिए, आपके वादे के अनुसार पूरे दुगने। रवि ने फोन रख दिया। सुधा ने फोन रखकर कहा, लालची आदमी, पर कोई नहीं, मेरा काम तो हो जाएगा। बस एक बार ये लड़की विक्रम के नजर से उतर जाए, फिर उसे घर में से आसानी से दूर कर सकती हूँ। उधर विक्रम बेचैनी से बेडरूम में चक्कर लगा रहा था। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके पास उसके आदमियों का फोन आया। विक्रम ने हेलो कहा तो उसके आदमियों ने उससे कहा, सर, रवि को तो हमने पकड़ लिया है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की है? उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, एक भी पुर्जा बचना नहीं चाहिए। पता लगाओ जो मैंने पता लगाने को कहा है, और कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस तरफ से आवाज आई, ठीक है सर। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ इतना घटिया चाल चलने वाला आखिर है कौन, और इन सब में प्रीति का क्या कनेक्शन है, क्यों उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। कुछ देर से ही सब बातें सोचते सोचते विक्रम को नींद आ गई थी। उधर प्रीति की नींद अभी भी गायब थी। सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ जा रही थी। चाहे शिमला में विक्रम का उसे गुंडों से बचाना हो, या इतनी कम कमाने वाली ठंड में खुद उसकी केयर करना हो, या अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे कार से बचाना हो, ना चाहते हुए भी विक्रम प्रीति के दिमाग में छाने लगा था। उसने अपने आप से कहा, जब मैं समीर से प्यार करती हूँ तो बार बार विक्रम का ख्याल मेरे मन में क्यों आता है? क्यों आंखें बंद करके जब मैं समीर को याद करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने विक्रम का चेहरा आता है? कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे ही सही मुझे विक्रम से प्यार होने लगा हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो समीर से प्यार करती हूँ। ओ रब जी, आपने ये कैसी चक्री घुमा दी है। वो खड़ूस आदमी मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचता है, प्यार क्या खाक करेगा, और मैं क्या उसे सच्चा प्यार कर पाऊंगी? अब आप ही रास्ता दिखाइए। एहसास तो दोनों जगह जागने लगे थे, पर शायद एक स्वीकार करने वाला था और दूसरा अभी तक उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। ये आगाज इश्क है, चोरी से आता है और सब कुछ छीन लिए जाता है।